गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज एक बार फिर हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों हम चर्चा कर रहे थे जनसंख्या के फैलाव की, जनसंख्या के वितरण की हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे विश्व के अंदर कहाँ ज्यादा जनसंख्या फैली हुई मिलती है, कहाँ कम मिलती है, कहाँ सामान्य पाई जाती है और कहाँ बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। अब उसमें हमने एक चीज बताई थी आपको कि विश्व के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा फैली हुई मिलती है, सघन जनसंख्या बसाव वाले जो क्षेत्र, उनकी हमने चर्चा की थी लास्ट वीडियो में, आपने ध्यान से सुना होगा। तो ये सघन जनसंख्या बसाव वाले जो क्षेत्र होते हैं बच्चों, जिनमें कुछ क्षेत्र के अंदर ही बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, वहां पर जनसंख्या का एक तरीके से आप ये मान के चलिए जमघट सा बन जाता है। और जनसंख्या का ऐसा जो जमघट सा बन जाता है बच्चों, उसी को हमारी भूगोल की भाषा में महाजन समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाजन समूह कहा जाता है। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो महाजन समूह से संबंधित। महाजन समूह किसे कहते हैं? किसी छोटे क्षेत्र के अंदर ही बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या के जो निवास करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसी को महाजन समूह के नाम से जाना जाता है। एक छोटे भूभाग पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करने लग जाए तो जनसंख्या की ऐसी जो स्थिति होने वाली है बच्चों, उसी को क्या कहा जाएगा? महाजन समूह कहा जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि विश्व की लगभग 80% जो जनसंख्या है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 20 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाले भाग में निवास करती है। हम ऐसा कहें कि विश्व की जनसंख्या का लगभग जो 80% भाग है वो इन 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलता है। कौन से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य? हम मेन रूप से ये मान के चले कि ये जो मध्य रेखा होगी ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसमें से भी जो ज्यादातर जनसंख्या पाई जाती है वो यहाँ पाई जाती है। उत्तरी अक्षांश के जो भाग हैं, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं, और विशेष रूप से हम देखें 60 डिग्री अक्षांश वाला जो भाग है, इनके बीच का जो एरिया है, इसमें विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और हम ऐसा भी मान के चलें कि विश्व का लगभग 50% जो भाग है वो मानवीय निवास के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल दशाओं की स्थिति को दर्शाता है। लगभग आधा जो भाग है बच्चों वो जनसंख्या बसाव के दृष्टिकोण से प्रतिकूलताओं की स्थिति को दर्शाता है, जहां पर विषम परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो जब आधे भाग पर विषम परिस्थितियां मिल रही हैं, जहां पे जनसंख्या का ज्यादा बसाव मिलना या फैलाव मिलना संभव नहीं है, तो अब हमारे पास बच गया शेष आधा भाग। और उस आधे भाग के अंदर ही विश्व की जो जनसंख्या है, इतनी हमने आपको बताया था कि लगभग 714 करोड़ जो जनसंख्या हो गई 2013 तक आते आते, तो इतनी विशाल जनसंख्या जो निवास कर रही है वो विश्व के कुछ गिने चुने क्षेत्रों तक सीमित हो गई है। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जो जनसंख्या बसाव के दृष्टिकोण जो बहुत ज्यादा अनुकूल स्थितियों को दर्शाते हैं, उनके कारण वहां पे जनसंख्या का बहुत अधिक मात्रा में संकेंद्रण हो जाता है। तो ऐसी जनसंख्या की अधिक संकेंद्रण वाली स्थिति वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? महाजन समूह कहा जाता है। जन यानी लोगों का, समूह यानी एकत्र होना, बड़ा, महा का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में किसी क्षेत्र में लोगों की संकेंद्रण की जो स्थिति पाई जाती है, उसी को महाजन समूह के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि विश्व में कितने महाजन समूह मिलते हैं। देखो, पूरे विश्व के अंदर जो जनसंख्या की सघन स्थिति हमें देखने को मिलती है, उसको आधार मानते हुए विश्व को 4 महाजन समूहों में विभाजित किया गया है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं, देखो कौन कौन से 4। एक तो है एशियाई जनसमूह, एशियाई जनसमूह, ध्यान दीजिएगा, एशियाई जनसमूह, ठीक है। दूसरा जो जनसमूह बच्चों, उसको हम बोलते हैं यूरोपियन जनसमूह, यूरोपियन जनसमूह, ठीक है। तीसरा जो जनसमूह उसको हम बोलते हैं बच्चों अमेरिकन जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह। और चौथा जो जनसमूह बच्चों उसको कहा जाता है अफ्रीकन जनसमूह, अफ्रीकन जनसमूह। तो पूरे विश्व के अंदर ये 4 महाजन समूह देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या का एकत्रण पाया जाता है, संकेंद्रण की स्थिति देखने को मिलती है। तो प्रश्न आपके एग्जाम में ये पुटअप हो सकता है, महाजन समूह किसे कहते हैं और विश्व के प्रमुख महाजन समूह का वर्णन कीजिए, ठीक है।
घुमा के प्रश्न पूछेगा तो कैसे पूछेगा, विश्व में मिलने वाले महाजन समूह के नाम लिखते हुए किसी एक महाजन समूह का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो किसी भी दृष्टि से प्रश्न पूछे, कैसे ही किसी भी एंगल से प्रश्न पूछा जाए, आपको तो पूरी तरह तैयार रहना है। महाजन समूह की परिभाषा, विश्व में कितने महाजन समूह मिलते हैं उनके नाम, और साथ साथ में एक एक जो जन समूह है उसका वर्णन हमको करना है। तो ये जन समूह से जुड़ी पूरी स्थिति आपके सामने। अब हम आज चर्चा कर रहे हैं इन चारों में से मैं 3 को भी साफ कर देता हूं। पहले वाले के ऊपर चलते हैं, एशियाई जनसमूह। विश्व में जनसंख्या दृष्टि से, जनसंख्या बसाव की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जन समूह है बच्चों, वो एशियाई जनसमूह है। और विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश पाए जाते हैं उसमें एशियाई जनसमूह के देशों की प्रधानता पाई जाती है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 10 देश हैं उसमें से 6 देशों का संबंध इस एशियाई जनसमूह से ही है। तो विश्व का सबसे बड़ा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जनसमूह है उसको किसके नाम जानते हैं बच्चों, एशियाई जनसमूह के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस एशियाई जनसमूह को भी अध्ययन की सुविधा के आधार पर क्या किया गया बच्चों, अलग अलग भागों में बांटा गया। इसके अलग अलग भाग हैं, तो कौन कौन से भाग उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो भाग है बच्चों उसको बोलते हैं पूर्वी एशिया। क्या बोलते हैं, पूर्वी एशिया। ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो भाग आया बच्चों उसको क्या कहा गया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है। और इसी जनसमूह का बच्चों जो तीसरा भाग आया उसको क्या कहा गया, दक्षिणी एशिया। ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि एशियाई जनसमूह को कितने भागों में बांटा गया है। तो एशियाई जनसमूह को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी एशिया के रूप में, दक्षिणी पूर्वी एशिया के रूप में और दक्षिणी एशिया के रूप में। अब हम चर्चा करते हैं जो 3 मुख्य भाग बनाए गए हैं एशियाई जनसमूह के, इसमें कौन कौन से देशों को शामिल किया गया। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो पूर्वी एशिया, देखो मैं आपके सामने एशिया महाद्वीप का एक काल्पनिक मैप बना रहा हूं, क्योंकि आपसे मैप के बारे में भी जानकारी पूछी जा सकती है। हमारा जो बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें लगभग 22वां और 23वां जो प्रश्न होता है वो मैप से ही संबंधित होता है, मानचित्र से ही संबंधित होता है। और उसमें यह भी पूछा जा सकता है एशियाई जनसमूह को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां हम एक एशिया महाद्वीप का एक काल्पनिक मैप बना रहे हैं, उसी के आधार पर आपको जनसंख्या समूह को क्या करना है, प्रदर्शित करना है। देखो लगभग एशिया महाद्वीप की जो स्थिति वो ऐसी देखने को मिलती है। और इस स्थिति के अंदर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, पूर्वी एशिया की। तो पूर्वी एशिया के अंदर कौन कौन सा भाग है, ये वाला जो भाग है बच्चों ये शामिल किया जा रहा है। ये पूरा जो मैंने राउंड फिगर में लगाया, यहाँ पे जो राउंड राउंड गोला लगाया है, ये पूरा का पूरा जो भाग है बच्चों ये किसमें शामिल किया जाता है, पूर्वी एशिया के रूप में जाना जाता है। ये पूर्वी एशिया है, ठीक है। ये जो दूसरा भाग मैं यहाँ लगा रहा हूं, ये जो आप देख रहे होंगे, ये बच्चों दक्षिणी पूर्वी एशिया कहलाता है। क्या कहलाता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है। और तीसरा जो भाग हमारे सामने शेष बच गया, ये थर्ड जो बच गया, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये दक्षिणी एशिया के नाम से जाना जाता है। तो एशियाई जो जनसमूह है उसको 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी एशिया के रूप में, दक्षिणी पूर्वी एशिया के रूप में और दक्षिणी एशिया। एशियाई जनसमूह के अंदर भी 3 भाग में, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया। अब पूर्वी एशिया के अंदर कौन कौन शामिल है, तो चीन शामिल है, ठीक है। और चीन के साथ साथ में जापान शामिल है, और जापान के साथ साथ में कोरिया है, वो भी इसी में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो 3 ऐसे देश हैं जिनको मुख्य रूप से पूर्वी एशियाई जनसमूह के रूप में शामिल किया गया है। यहां देखेंगे आप, ये चीन की स्थिति आ जाएगी, यहाँ जो द्वीप मिलेगा वो जापान की स्थिति के रूप में, और जापान और चीन के बीच में जो तटीय सीमा के सहारे जो द्वीप फैले हुए मिलेंगे, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के रूप में। तो ये दोनों तीनों जो है किसमें शामिल किए जाएंगे, पूर्वी एशिया के रूप में। अब हम चलते हैं बच्चों दक्षिणी पूर्वी एशिया की ओर। एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ इंडोनेशिया मिलता है, इंडोनेशिया के बाद में यहाँ पर फिलीपींस मिलता है, उसके बाद में वियतनाम मिलता है, उसके बाद में ताइवान मिलता है। तो इंडोनेशिया है, वियतनाम है, ताइवान है, फिलीपींस है, थाईलैंड है,
ये सारे के सारे ऐसे देश हैं बच्चों जो दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया जो शामिल किया जाएगा उसमें किस को शामिल करेंगे हम? इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया। ये पूरे के पूरे जो क्षेत्र है बच्चों ये किसके रूप में शामिल किए जाएंगे? दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। और उसके बाद में हम चलते कहां बच्चों? दक्षिणी एशिया के ऊपर। दक्षिणी एशिया के अंदर एशिया महाद्वीप के दक्षिणी देशों को शामिल किया जाता है और इन दक्षिणी देशों के अंदर जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है हमारा भारत। देखिए पूर्वी एशिया के अंदर जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश था वो चीन था। कौन था? चीन। 2013 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 135 करोड़ जनसंख्या वहां रह रही थी। उसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो दक्षिणी एशिया वाला भाग है इसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो हमारा भारत है। 2013 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की जनसंख्या भी लगभग 127 करोड़ थी। और ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला भाग है बच्चों इसके अंदर जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। और जिसकी जनसंख्या यदि हम देखें तो 2013 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 20 करोड़ थी। तो ये सारे ऐसे देश हैं जो तीनों भागों के रूप में शामिल किए जाते हैं। और इस दक्षिणी एशिया के अंदर सबसे बड़ा देश तो कौन सा हो गया? भारत। भारत के साथ साथ में कौन सा जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ साथ में नेपाल आएगा। नेपाल के साथ साथ में बांग्लादेश आएगा। बांग्लादेश के साथ साथ में म्यांमार आएगा। म्यांमार के साथ साथ में श्रीलंका। ये सारे के सारे जो देश हैं बच्चों किसमें शामिल किए जाएंगे? दक्षिणी एशिया के अंदर शामिल किए जाएंगे। तो ये तो एक स्थिति आ गई कि एशियाई जनसमूह का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, कौन कौन से क्षेत्रों में एशियाई जनसमूह फैला हुआ मिलता है, या फिर आप ऐसा नहीं क्षेत्र के रूप में शामिल कर दिया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं एशियाई जनसमूह जो है उसका विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ मिलता है। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से छोटे प्रश्नों में बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो एशियाई जनसमूह बच्चों उसका विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि एशियाई जनसमूह कौन कौन से अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है। तो कौन कौन से अक्षांशों के बीच में? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में कौन सा जनसमूह फैला हुआ है? एशियाई जनसमूह फैला हुआ मिलता है। अब ये एशियाई जनसमूह इसकी ये जो अक्षांशीय स्थिति है, ये पूरा एरिया जो आपके सामने है, यहाँ पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। मानसूनी हवाओं का मतलब क्या होता है? मौसम के अनुसार चलने वाली हवाएं। शीतकाल में हवाएं कहां से कहां की ओर चलेंगी? उत्तर से दक्षिण की ओर। और ग्रीष्मकाल में हवाएं कहां से चलेंगी? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो मौसमी दशाओं के अनुसार यहाँ की हवाओं में परिवर्तन होता है और इसी कारण ऐसी मौसमी हवाओं को क्या कहते हैं? मानसूनी हवाओं के नाम से जाना जाता है। तो एशिया के इस क्षेत्र में मानसूनी हवाएं चलती हैं और मानसूनी हवाओं के चलने के कारण इस पूरे क्षेत्र को मानसूनी एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच फैला हुआ पूरा का पूरा जो एरिया है बच्चों ये मानसूनी एशिया के रूप में जाना जाता है। और इस मानसूनी एशिया के अंदर ही एशियाई जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। अब हम चर्चा करते हैं इस एशियाई जनसमूह से जुड़ी हुई कुछ विशेषताओं की, कुछ लक्षणों की चर्चा करते हैं। देखिए एशियाई जो जनसमूह है बच्चों उसमें कृषि की प्रधानता पाई जाती है। अधिकांश जो जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। यदि हम जापान को छोड़ देंगे तो जापान में कौन सी संस्कृति मिलती है? उद्योग प्रधान संस्कृति मिलती है। तो यदि जापान को छोड़ दिया जाए तो शेष भागों में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है और कृषि पर अत्यधिक लोग निर्भर भी रहते हैं। अब यहाँ जो कृषि वो अधिक इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पर नदियों के द्वारा निर्मित किए गए मैदानी भाग देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखेंगे भारत के अंदर गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, चीन के अंदर हम देखेंगे शिक्यांग है, यांगटी शिक्यांग है, हांगहू का मैदानी भाग है। इधर हम म्यांमार की तरफ देखेंगे तो इरावती नदी का मैदानी भाग आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है जापान के अंदर आप देखेंगे क्वांटो का मैदान आ जाएगा, ठीक है। तो इस पाकिस्तान के अंदर सतलज और सिंधु का मैदान आ जाएगा। तो ये पूरे मैदानी भाग हैं वो हमारे इस एशियाई जनसमूह में पाए जाते हैं और इन मैदानों में कांप और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ऐसी उन्नत मृदा के कारण यहाँ पे जनसंख्या का बसाव बहुत ज्यादा मात्रा, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पाई जाती है
और ज़्यादातर लोग कृषि कार्य करने में संलग्न रहते हैं और कृषि कार्य में संलग्न होने के कारण यहाँ की जनसंख्या में बच्चों पिछड़ेपन की स्थिति देखने को मिलती है। विश्व के जिन क्षेत्रों में उद्योग प्रधान दशाएं हमें देखने को मिलती हैं वहां पर उन्नत स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन जहां कृषि प्रधान दशाएं देखने को मिलती हैं वहां पिछड़ेपन की स्थिति देखने को मिलती है। तो एशियाई जो जनसमूह है आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ जनसमूह भी है। अब पिछड़ा हुआ जनसमूह होने के कारण यहाँ पे जो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा पाई जाती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर है बच्चों वो यदि हम देखें अधिक मिलती है और जन्म दर मृत्यु दर अधिक होने के कारण ही यहाँ पे जनसंख्या की एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आ गई। यहाँ जो वार्षिक वृद्धि दर की चर्चा करें या प्रतिवर्ष जनसंख्या की जो वृद्धि वो 2% पाई जाती है, लगभग 2% जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। तो जन्म दर मृत्यु दर की अधिकता के कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही और जनसंख्या से संबंधित अनेक प्रकार की जो समस्याएं इसी कारण इस एशियाई जनसमूह में हमें देखने को मिल रही है, जैसे गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, आधारभूत शिक्षाओं की आधारभूत जो सुविधाएं होती है उनकी उपलब्धता की समस्या होती है, जलापूर्ति की समस्या है, विद्युत आपूर्ति की समस्या है, उच्च शिक्षा के संस्थानों की समस्या है और साथ साथ में एक चीज हो रहा है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण यहाँ के जो लोग होते हैं बच्चों वो ज्यादातर गाँव में ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो नगरीकरण की स्थिति होती है वो भी बहुत कम मात्रा में हमें देखने को मिलती है। तो ये पूरा का पूरा जो जनसमूह था वो एशियाई जनसमूह था जिसकी हमने चर्चा की। और इस एशियाई जनसमूह के अंदर बच्चों हम एक और चीज देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चीन। हमने पहले भी चर्चा की थी कि लगभग 135 करोड़ जनसंख्या थी 2013 के आंकड़ों के अनुसार। उसके बाद में दूसरा स्थान आता है वो हमारे भारत का आता है। 2013 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 127 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत में रह रही थी। तीसरा स्थान जो आता है वो इंडोनेशिया नामक देश का आता है, लगभग 25 करोड़ 24.8 करोड़ जनसंख्या इंडोनेशिया में 2013 के आंकड़ों के अनुसार रह रही थी। चौथा स्थान जो आता है बच्चों वो पाकिस्तान का आता है, लगभग 19 करोड़ जनसंख्या थी 2013 के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में रह रही थी। और उसके बाद में बांग्लादेश का स्थान आता है जहां पे लगभग 16 करोड़ जनसंख्या 15.7 करोड़ जनसंख्या 2013 के आंकड़ों के अनुसार रह रही। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो एशियाई जनसमूह में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के बाद में फिर किसकी चर्चा करेंगे, जापान की चर्चा करेंगे जहां पर लगभग 13 करोड़ जनसंख्या पाई। ये पूरे जो 6 देश मैंने आपको गिनाए ये 6 के 6 देश विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 10 देश हैं उनमें भी शामिल किए जाते हैं। तो इन 6 देशों का संबंध जो बच्चों हमें देखने को मिलता है वो इस एशियाई महाजन समूह से ही देखने को मिलता है। तो विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह कौन सा, एशियाई जनसमूह, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला जनसमूह, 2% जनसंख्या वृद्धि वाला प्रतिवर्ष वृद्धि वाला जनसमूह और जनसंख्या से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनकी जो स्थिति देखने को मिलती है वो भी इसी जनसमूह की प्रमुख विशेषताओं के रूप में हमें मिलती है। तो ये चर्चा जो है एशियाई जनसमूह की चर्चा थी जो हमने आपके सामने की। तो आज का ये जो हमारा वीडियो बच्चों यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए जनसमूह की एक और नए जनसमूह की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।